नमस्कार। और इस बीच में अग्निवीरों की भर्ती को लेकर तमाम उठापटक जो चलती रही, उसमें सबसे ज्यादा विध्वंसकारी और बीभत्स प्रदर्शन बिहार में हुए। ऐसा नहीं कि बिहार से बहुत ज्यादा लोग सेना में जाते हैं और वो सबसे ज्यादा बिहार के लोग सेना में, एक्चुअली सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश के हैं सेना में, और इसके बाद बिहार का नंबर आता है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश से तुलना करें तो बिहार में प्रदर्शन और विध्वंसकारी प्रदर्शन बहुत अधिक हुए। इस पर सारे राजनीतिक पंडितों की निगाहें थी और लोग सोच रहे थे कि ऐसा क्यों है। आखिर नीतीश कुमार, जिन्हें सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, उनके राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है। और इतना चल ही रहा था कि अचानक भाजपा के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। और बाद में भी वीडियो विश्लेषण में पाया भी गया कि उसमें कई राजनीतिक कार्यकर्ता थे, और उसमें जो भी लोग उत्पात मचा रहे हैं वो सारे के सारी वो युवा नहीं है जो सेना में जाने के इच्छुक हैं। इसलिए संदेह गहरा गया। कुछ उसमें पत्थरबाज भी हैं, कुछ एनएसआईयू के मेंबर भी हैं, कांग्रेस का एक संगठन है, छात्र संगठन। तो इस तरह से जो भी है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे का बिहार में हुआ। और नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो कभी रेल मंत्री भी रह चुके हैं। उनको पता है कि रेलवे की संपत्तियों का क्या मतलब होता है। लेकिन नीतीश कुमार खामोश है। उन्होंने ना तो हिंसा पर कुछ कहा, तोड़फोड़, आगजनी, इस पर कुछ भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। और उसका एक सबसे बड़ा कारण है क्योंकि उनकी पार्टी जेडीयू ने एक स्टैंड लिया था कि वह इन युवाओं के साथ में है, और जो उनकी मांगे हैं वो उनसे सहमति व्यक्त करती है। और भाजपा केंद्र में सत्ता में है, इसकी भाजपा लाई है, तो वहां पर एक तरीके से दोनों अपोजिट ध्रुव पर खड़े हो गए। और ये स्थिति बहुत खराब होती जब कोई गठबंधन की सरकार चल रही हो और उसके दोनों घटक दल अलग अलग ध्रुव पर हों। यहाँ तक तो बात ठीक थी। तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश ने ऐसा क्यों कहा, नीतीश खामोश क्यों है। ज्यादातर मुख्यमंत्री कम से कम अपील कर रहे हैं छात्रों से, युवाओं से कि वो हिंसा त्याग दें, और सरकार उनका संज्ञान ले रही है। केंद्र सरकार ने इस बीच में कई परिवर्तन किए हैं, जैसे उम्र सीमा में 3 वर्ष की बढ़ोतरी कर दी है, कई सेवाओं में आरक्षण की घोषणा कर दी गई है। लेकिन नीतीश फिर भी चुप है। उनकी चुप्पी का क्या कारण हो सकता है, हम लोग एनालाइज करते हैं। एक्चुअली नीतीश की चुप्पी भी एक बहुत बड़ा संदेश है, और कहा जाता है कि नीतीश संदेश देने में बहुत माहिर है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नीतीश राजनीति की इस पटल पर कैसे, कहाँ कहाँ रहे। नीतीश कुमार सबसे पहले वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। भाजपा के साथ आने के बाद में जेडीयू का और भाजपा का बहुत पुराना गठबंधन है। वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे, और एक स्थिति ऐसी आई कि जब भाजपा और जेडीयू गठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा सीटें मिली, और ये गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन बन गया। उस समय स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश किया गया। और नीतीश कुमार जो केंद्र में मंत्री थे, वहां से त्याग पत्र देकर आ गए और मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। लेकिन उनका यह मुख्यमंत्री का सफर लंबा नहीं रहा, और 7 दिन के बाद ही उनको त्याग पत्र देना पड़ा, क्योंकि जो रिक्वायर्ड सीटें थी, जो नंबर चाहिए था, वो नंबर वो हासिल नहीं कर पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो राजनीतिक शुचिता की बात भी होती है, कि ज्यादातर लोग एक जगह छोड़कर आते हैं तो इतनी जल्दी फिर मंत्रिमंडल में दोबारा नहीं लिया जाता। लेकिन नीतीश कुमार तो जैसे रुमाल रख कर आए थे, जाके फिर मंत्री बन गए। तो ये नीतीश कुमार का जलवा था। या आप कह सकते हैं कि भाजपा नीतीश कुमार की पार्टी को इतना अधिक महत्व देती थी। एक्चुअली ये उस समय है, ये टाइम हुआ करता था जब भाजपा को अछूत पार्टी माना जाता था, और उनको संगी साथी बहुत मुश्किल से मिलते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र में 24-25 छोटे छोटे दलों के सहयोग से चल रही थी, और ये बड़ा मुश्किल था। और अगर इन छोटे छोटे दलों का सहयोग नहीं मिला होता तो शायद वाजपेयी की सरकार नहीं बन पाती। इसलिए भी जेडीयू उनका सबसे बड़ा साझेदार था, उनके नंबर भी ज़्यादा थे। उन पर भरोसा करना और उनको उनकी इच्छाएं पूरी करना, ये शायद वाजपेयी सरकार अपना उत्तरदायित्व मानती थी। जो भी है, नीतीश मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में दोबारा पहुंच गए।
2005 में जब भाजपा और जेडीयू गठबंधन को बहुमत मिला तो स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। और 2005 से लेकर अब तक, यानी 2022 तक, नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ थोड़े से पीरियड को छोड़कर। तो थोड़ा सा पीरियड 2014 में आया और उसकी भी एक कहानी है। 2014 में जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया, उस समय नीतीश कुमार को बहुत बुरा लगा और उनको लगा कि ऐसे व्यक्ति जिस पर गुजरात दंगों के दाग हैं, उसको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने गलत किया है। और नीतीश कुमार ने भाजपा से अपने संबंध तोड़ने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। और संबंध तोड़ना तो बहुत आसान था, लेकिन आरजेडी, जिससे वो पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहे थे और जिसके 15 साल के जंगल राज बताकर सत्ता में आए थे, उसके साथ उन्होंने फिर समझौता कर लिया और राज्य में सरकार बना ली। तो ये है नीतीश कुमार का दांव और भाजपा देखते रह गई। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव हुए और बिहार में लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया और इसलिए नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। और फिर उन्होंने अपने बहुत ही विश्वसनीय जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी शायद नीतीश कुमार को समझ नहीं पाए, उनके इशारों पर काम नहीं कर पाए और इसके बाद फिर उनको चलता किया गया। और इसके बाद में फरवरी 2015 में नीतीश कुमार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए और तब से लेकर वो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ये किसी भी मुख्यमंत्री का बिहार में सबसे बड़ा कार्यकाल है और उनको सुशासन बाबू कहा जाता है, क्योंकि वो बिहार में 15 साल के जंगल राज के बाद सत्ता में आए थे और उन्होंने काफी आमूलचूल परिवर्तन भी किए थे, इसलिए उनको सुशासन बाबू कहा जाता है। बाद में उनके पटना के मित्र शत्रुघ्न सिन्हा ने उनको प्रधानमंत्री मटेरियल बताया और इसके बाद से वो इसी साए में बने रहे और नरेंद्र मोदी लगातार प्रधानमंत्री बने हुए हैं और उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है सत्ता में, इसलिए ना तो गठबंधन का जमाना रहा और इसलिए उनके प्रधानमंत्री बनने का सपना भी चूर चूर हो गया। और अब आजकल उनको कहा जाए भूतपूर्व प्रधानमंत्री मटेरियल, तो ये अनुचित नहीं होगा। तो ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री मटेरियल मुख्यमंत्री बने हुए हैं और 2015 में दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ समय बाद लालू प्रसाद के बेटे जो उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, उनके विरुद्ध तमाम भ्रष्टाचार के मामले खुले और ऐसा लगा कि नीतीश कुमार की छवि खराब हो रही है। अपनी छवि के लिए बहुत चिंतित नीतीश कुमार ने इस ढंग से बहुत ही अचानक, आप कह सकते हैं कि बीजेपी से दोबारा दोस्ती की और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, आरजेडी को मझधार में छोड़कर। आरजेडी अवाक रह गई। उसके पहले 2015 के चुनाव में आरजेडी को ज्यादा सीटें मिली थी, जेडीयू को कम मिली थी, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। तो चाहे गठबंधन बीजेपी के साथ रहा हो या आरजेडी के साथ, सीटें उनकी ज्यादा रही या कम रही, लेकिन मुख्यमंत्री हमेशा नीतीश कुमार रहे। ये तब से चला आ रहा है। और अभी जो चुनाव हुए 2020 में, उस 2019-20 में चुनाव जो हुए बिहार विधानसभा के, उसमें बहुत कांटे की टक्कर पर सरकार बनी, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर यह आया कि भाजपा बड़ा भाई हो गया और जेडीयू छोटा भाई हो गया। जेडीयू का कद बहुत छोटा हो गया बिहार में, लेकिन भाजपा ने पहले से ही घोषणा कर रखी थी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी। मुख्यमंत्री बना दिया गया क्योंकि भाजपा के पास महाराष्ट्र का अनुभव था, जहां उद्धव ठाकरे ने अपनी जिद के आगे गठबंधन तोड़ दिया और कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। इसलिए भाजपा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि भाजपा को यह भी साबित करना था कि वह जो कहती है वही करती है, और उसने वही किया। लेकिन भाजपा ने अपनी किलेबंदी
इस ढंग से मजबूत की थी कि नीतीश कुमार अगर चाहें तो दोबारा पलटी न मार सकें। पलटी इसलिए क्योंकि लालू यादव ने उनका नाम पलटू राम रखा था, क्योंकि वो पलट जाते हैं, कहीं कभी भी पलट जाते हैं, भाजपा के साथ पलट के आरजेडी, आरजेडी से पलट के भाजपा में। तो इस समय विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष भाजपा का है, उप मुख्यमंत्री भाजपा का है, मंत्रियों की संख्या भी भाजपा की ज्यादा है। भाजपा की एक सहयोगी दल जो वीआईपी पार्टी हुआ करती थी उसको भाजपा ने सत्ता से हटा निकाल दिया है अपने साथ से, लेकिन उनके अधिकांश विधायक भाजपा में आ गए। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो भाजपा के पास ये ऑप्शन था भी नहीं कि वो अपने बलबूते सरकार नहीं बना सकती थी, नंबर उनका कितना भी बड़ा हो। ये स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे केंद्र सरकार में वाजपेयी जी के पास रहा करती थी, तो इसलिए भाजपा की मजबूरी भी है। लेकिन जब से ये सरकार बनी है, नीतीश कुमार हताशा में जी रहे हैं। उनको लगता है कि उनको फांसी पर डाल दिया गया है और काफी आत्मग्लानि महसूस कर रहे हैं कि भाई बड़े भाई छोटे भाई का दर्जा, जो भाजपा गठबंधन का नैतिक रूप से अगुवा थे बिहार में और उनकी पार्टी बड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब छोटी होगी। तो एक बात तो ये होगी। दूसरे, भाजपा की अपनी आकांक्षाएं हैं, अपनी अपेक्षाएं हैं बिहार राज्य से, और इस बीच में भाजपा ने राज्य में बहुत अच्छे काम किए, अपने नए नए मंत्रियों को रखा, बहुत सारी योजनाएं चलाई और उनके मंत्री बाहर निकल रहे हैं, जनता में अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य साफ है कि अगले चुनाव तक भाजपा की तैयारी है कि वो अपने दम पर बिहार में सरकार बना सके, और यही सबसे बड़ी चिंता का कारण है नीतीश कुमार के लिए। अभी क्या हुआ, कुछ दिनों पहले आरएसएस के एक पत्र निकलता है, ऑर्गेनाइजर, तो आरएसएस का मुखपत्र कहा जाता है, हिंदी में पांचजन और इंग्लिश में ऑर्गेनाइजर। तो उस ऑर्गेनाइजर में नीतीश कुमार के कार्यकाल की काफी आलोचना की गई, और आरएसएस के लोग आदिवासी इलाकों में, पिछड़े इलाकों में बिहार में बहुत जगह काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और बहुत सारी बातों पर आंकड़ों के साथ पेश करके नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया। नीतीश कुमार को बात बहुत खराब लगी। नीतीश कुमार ज्यादातर लोगों को जवाब नहीं देते हैं, बताते हैं कि भाई हम तो हर एक की हेल्प करते हैं, काम करते रहते हैं, हम क्या बोले, इस तरीके की वो उनकी संयत भाषा रहती है। तो उन्होंने आरएसएस के इस आरोप कह सकते हैं या इस तरीके के जो उन पे हुआ उस पर भी वो चुप रहे, लेकिन उनकी साख तो कमरे में आ गई थी। लोगों को भी लगा कि हाँ, नीतीश कुमार में जितना पहले दमखम दिखाई पड़ता था उतना दमखम दिखाई नहीं पड़ रहा है। छोटी मोटी उठापटक होती रहती थी। एक छोटी सी उठापटक तब हुई जब जेडीयू के अध्यक्ष आरसीपी सिंह, वो नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे, उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया, और केंद्र में मंत्री बनने के बाद बताया जाता है कि वह केंद्र के बहुत नजदीक हो गए, प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीब हो गए। यह बात भी नीतीश कुमार को बहुत खराब लगी, इसलिए उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद उनको दोबारा नॉमिनेशन नहीं दिया गया और उनकी जगह झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष उनको भेजा गया। अब जब उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो मंत्रिमंडल से अपने आप उनकी विदाई हो जाएगी। तो नीतीश कुमार इस तरीके से काम करते हैं। उनको डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती है। अगर भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ भी देगी तो भी भाजपा के लिए सरकार बनाना मुश्किल नहीं होगा। हाँ, ये बात अलग है कि पार्टी टूटने के बाद नीतीश कुमार में भी इतना दमखम नहीं बचेगा कि वो आरजेडी के साथ मिलने के बाद में मुख्यमंत्री पद का दावा कर सके। सो हो सकता है भाजपा की स्ट्रेटजी रही हो, लेकिन असली शुरुआत तब हुई कुछ समय पहले। अमित शाह ने एक व्याख्यान में इंटेलेक्चुअल्स के साथ एक मीटिंग में कहा था कि इतिहासकारों ने भारत के जो हिंदू गौरवशाली साम्राज्य थे, जो यहाँ के राजा थे, उनकी अनदेखी की, उनके कार्यों की अनदेखी की, उनकी महानता की अनदेखी की मुगल साम्राज्य के मुकाबले में, और ऐसे इतिहासकारों ने मुगल साम्राज्य का पक्ष लिया। इसमें कुछ भी गलत नहीं था। दुनिया में सभी लोग जानते हैं, भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि हमारा इतिहास गलत है। और जब अमित शाह ने कहा कि इस इतिहास को ठीक किया जाना चाहिए, तो इस बात को भी नीतीश कुमार ने मुद्दा बना लिया और उन्होंने कहा कि अरे हम इतिहास कैसे बदल सकते हैं। ऐसे तो इतिहास बदलने का मतलब, जब कोई बोलता है, इतिहास की घटनाओं से मतलब होता है कि अगर इतिहास में कोई हारा है, जीता है, कहीं नरसंहार हुआ है, देश का बंटवारा हुआ है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता।
लेकिन अगर किसी घटना का जिक्र गलत किया गया है उसे बदला जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार इस चीज को समझते नहीं, नीतीश कुमार जानते हैं। और इसके बाद भी जब उन्होंने ये कहा है तो निश्चित रूप से उसका संदेश ही है, क्योंकि उनको कहना था इस, और उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। इस प्रतिक्रिया के बाद उनके बिहार मंत्रिमंडल के 2 मंत्री उनसे मिलने गए सहजता से, ताकि उसका व्यू लिया जा सके कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार उनसे मिले भी नहीं और उन्होंने कहा कि हम अमित शाह के स्तर पर ही बात करके इस मामले को सुलझा लेंगे, कि कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है सब इत्तेफाक नहीं है। नीतीश कुमार भी संदेश दे रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी को हाशिए पे डाला गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये मैसेज मास्टर कहलाते हैं नीतीश कुमार जी। और ये भाजपा संदेश पढ़ रही सर, भाजपा जानती है कि नीतीश कुमार का पूरा राजनीतिक करियर अवसरवादिता से भरा हुआ है। उन्होंने कितना सुशासन किया, कितना प्रशासन किया, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अन्य वीरों की भर्ती के मामले में जो प्रदर्शन हुए उसमें उनका प्रशासन बिल्कुल बाहर आ गया, उनका दुशासन बिल्कुल बाहर आ गया। अब वो अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा में भी बहुत दम नहीं रही है, तो इसलिए वो रूठने मनाने का खेल भी कह सकते हैं। लेकिन इस बार जो बातें हो रही बहुत गंभीरता से हो रही हैं। अब उन्होंने क्या किया कि नीतीश कुमार हमेशा आंकड़ों में उलझते रहते हैं, किसके कितने विधायक क्या, और इस तरीके से गणित बैठाते हैं कि आज तक उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पिछले 17-18 साल से कायम है। 2005 में जब से मुख्यमंत्री बने तब से लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, छोटे अरसे को छोड़कर। इस बीच में कुछ समय पहले से अगर आपने देखा हो, बिहार में कुछ घटनाएं घट रही हैं जिन पर लोगों की निगाह जाती भी होगी, नहीं भी जाती होगी। अभी रमजान के महीने में इफ्तार की पार्टी को लेकर आरजेडी से उनकी काफी नजदीकी हुई। तेजस्वी के घर पे पार्टी में गए, तेजस्वी इनके घर पार्टी में आए, ये सब कुछ चला। और भाजपा ऐसा नहीं कि बिल्कुल आंख बंद करके रह रही होगी। भाजपा के मंत्री, भाजपा के नेता बिहार के इन सब चीजों को देख रहे होंगे और उससे संकेत मिल रहा था। और वहां भी ये जो है संदेश देना है, नीतीश कुमार संदेश दे रहे थे सब कुछ सामान्य रहा, उनका सम्मान रखा जाएगा और उनकी बात मानी जाएगी तो चलता रहेगा, अन्यथा वो कभी भी आरजेडी के साथ जा सकते। शायद उनका मैसेज यही था। अब विश्वस्त सूत्र ये बताते हैं, बहुत बड़ी बात है, विश्वस्त सूत्र ये बताते हैं कि लालू यादव ने एक ऐसा फार्मूला तैयार किया है नीतीश कुमार के साथ। 2024 तक जब तक विधानसभा के चुनाव ड्यू नहीं होते और लोकसभा के चुनाव नहीं हो जाते, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे अगर आरजेडी और जेडीयू की सरकार बनती है बिहार में तो। और 2024 में विधानसभा चुनाव के कुछ पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर तेजस्वी यादव के लिए गद्दी छोड़ देंगे या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे और अगले विधानसभा के चुनाव तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में होंगे। लोग ऐसा बताते हैं कि ये डील हो गई है। अब इस डील हो गई है और इसको अंजाम पर पहुंचाने के लिए कोई तो बहाना चाहिए, तो वो बहाने ढूंढे जा रहे हैं। अग्निवीर का मामला आ गया, जेडीयू इनको समर्थन दे रही है, इतना विध्वंसकारी चीजें हुई, देखने की कोशिश नहीं की, रोकने की कोशिश नहीं की। एक बात हर एक कोई जानता है कि अगर नीतीश कुमार चाहते तो बिहार में इतनी हिंसा, इतनी तोड़फोड़, इतनी आगजनी नहीं होती, इसे रोका जा सकता था। बाकी राज्यों ने रोका। उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व सेना में सबसे ज्यादा है देश में, वहां तो इतनी हिंसा नहीं हुई, छुटपुट हिंसाएं हुई, उनको रोका गया, समझाया गया लोगों से। मुख्यमंत्री ने अपील की, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार की नौकरियों में उनको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, एक भी बयान जारी नहीं किया, एक भी शब्द बोले नहीं। उनके प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने जरूर कहा कि ये भाजपा का मामला है, केंद्र का मामला है, वो अपने आप में है, राज्य का इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये तो कोई बात नहीं। अगर राज्य में कानून व्यवस्था के मामले में मुख्यमंत्री बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? अब सवाल ये उठता है, क्या भाजपा भी नीतीश कुमार से छुटकारा पाना चाहती है? लेकिन भाजपा के पास क्या विकल्प है? और भाजपा तब ये छुटकारा बिल्कुल नहीं पाना चाहती होगी जब राष्ट्रपति का चुनाव सिर पर है और भाजपा का टोटल गणित इस तरह से बना हुआ है, बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है। अगर उसमें जेडीयू अलग होता है तो उनका पल्ला थोड़ा कमजोर होगा। इसलिए भाजपा किसी भी हालत में राष्ट्रपति चुनाव तक तो जेडीयू से अलग नहीं होना चाहती।
और नीतीश कुमार इस चीज को समझते हैं। राष्ट्रपति के चुनावों को वो भी भुनाना चाहते हैं। समझा जाता है कि भाजपा के कुछ नेताओं ने नीतीश कुमार से बात की, शायद ऐसा मुद्दा उछाला गया कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बना दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने बड़ी विनम्रता से कहा कि क्षमा कीजिए, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। तो ये मुद्दा तो खत्म हो गया। पता नहीं खत्म हो गया या खत्म नहीं हो गया। लेकिन ये भी समझा जाता है कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को कभी भी राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, जिसने 2-3 बार पलटी मारी है। इसके बाद में इन चुनावों के बाद से चूंकि जेडीयू तो हाशिए पर आ गई और अपनी उपेक्षा से बहुत व्यथित हैं नीतीश कुमार। उपेक्षा क्या, अपनी आत्मज्ञान है उनके अंदर, क्योंकि पार्टी इतनी छोटी हो गई और चिराग पासवान को भाजपा ने प्रायोजित कर दिया, जो भी कुछ हो। अब जो अग्निपथ आ गया, इसमें ये बातें बिल्कुल प्रखरता से आ गई, मुखरता से आ गई कि भाजपा और जेडीयू अलग अलग ध्रुव पर है और कभी भी कुछ हो सकता है। कुछ समय पहले नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को बोला था कि 72 घंटे तक कोई राजधानी नहीं छोड़ेगा। अभी आज भी उन्होंने विधायकों की एक बैठक बुलाई है, तमाम लोग आए हैं, उसमें डीजीपी को भी बुलाया गया है, मुख्य सचिव को भी बुलाया गया है, शायद ये जानने के लिए कि क्या जो कुछ हुआ रोका जा सकता था या अब क्या किया जा सकता है। हो सकता है ये सिर्फ दिखावा हो, या हो सकता है वो भाजपा को ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हम तो जो कर सकते हैं कर रहे हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल सच है कि नीतीश कुमार ने भाजपा को धर्म संकट में डाल दिया है, और धर्म संकट में एक बार नहीं डाला है, ये लगातार डालते चले आ रहे हैं। अभी लाउड स्पीकर का मुद्दा गर्म था, ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश में योगी ने बहुत अच्छे ढंग से इसे मैनेज किया। बिहार में नीतीश कुमार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ये फालतू का मुद्दा है, जिसका जैसा मन चाहता है वो वैसा करे, इसमें हम क्या करें। मीन्स जैसा जो चल रहा है, तो उन्होंने लाउड स्पीकर के मुद्दे को भी छुआ नहीं। और एक और मुद्दा ऐसा था जिसको भाजपा को शायद परेशान करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए, उकसाने के लिए उठाया गया था, वो थी जातिगत जनगणना। केंद्र से मांग करते रहे, केंद्र ने नहीं मानी, तो शायद बिहार सरकार ने स्वयं जनगणना करवाने का निर्णय लिया है। इसके पहले कर्नाटक ने कराया था, वो 60 वर्ष के बाद भी उसे आंकड़े पब्लिश नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब जातिगत जनगणना कराने के पीछे नीतीश कुमार का उद्देश्य क्या हो सकता है, या उनको तेजस्वी यादव का, मीन्स आरजेडी का भी और सारे और दलों का भी समर्थन मिल रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये हो सकती है कि इस समय मोदी की लोकप्रियता चरम पर है, और बिहार में भी लोकसभा के चुनाव होंगे तो मोदी को सीटें बहुत ज्यादा मिलेंगी, और आरजेडी और जेडीयू कोई भी लगा रहे, ऐसी उम्मीद की जाती है। आज की तारीख में ये माहौल है। इसलिए अगर जातिगत आंकड़े ऐसे आए जो उनके पक्ष में हुए, जनसंख्या उनको फेवर करेगी, तो फिर जैसे मंडल आयोग के समय पूरा वातावरण बना दिया गया था, उस समय मंडल का माहौल बना देगा, और ऐसा माहौल सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता पैदा करेगा। उनको हो सकता है कुछ राजनीतिक नफा नुकसान, नफा तो होगा ही होगा, नुकसान क्यों होगा, नुकसान होगा तो दबा देंगे, जैसे कर्नाटक में दबा हुआ था। तो जातिगत जनगणना का मुद्दा भी भाजपा को धर्म संकट में डालने के लिए, ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। मेरे ख्याल से अब ये समय आ गया है, और अगर कुछ होना है, नीतीश कुमार को अगर जो चाहते हैं, भाजपा ने वो संकेत दे दिया, वो मिल गया, तब तो नीतीश कुमार रुकेंगे। अन्यथा राष्ट्रपति चुनाव के पहले ही नीतीश कुमार आरजेडी के साथ में सरकार बना सकते हैं, इस बात की संभावना है। और भाजपा अगर इसमें रक्षात्मक ढंग से खेलकर अपने इस मैच को बचा सकती है राष्ट्रपति चुनाव तक, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि भाजपा के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल बिहार में, उन्होंने एक तरीके से आक्रमण किया सरकार पर, और उन्होंने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया, और इसमें कुछ भी अनुचित नहीं होता है, क्योंकि भाजपा के कई कार्यालय जलाए गए बिहार में, किसी और राजनीतिक दल के कार्यालय पर कोई हमला नहीं हुआ। ऐसा क्या हो सकता है कि कोई प्रदर्शन हो और उसमें छांट छांट कर एक राजनीतिक दल को ही निशाना बनाया जाए। इससे साबित होता है कि राजनीतिक दल इन हिंसा प्रदर्शनों में कहीं ना कहीं शामिल थे। लेकिन इस बात के बाद में जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं बिहार के, लल्लन सिंह, वो भी पीछे पड़ गए, और अब ये वाकयुद्ध शुरू हो गया।
बात बहुत आगे निकल गई है। और जब संगठन स्तर पर ये बातें निकलने लगे तो इसका मतलब बहुत गंभीर हो जाता है। इसलिए अभी तो हम लोग वेट और वॉच करेंगे, लेकिन इस बात की संभावना है कि राष्ट्रपति चुनाव के पहले ही 12 करने की सोचेंगे नीतीश कुमार, अगर ऐसी जरूरत पड़ी। भाजपा की कोशिश होगी कि राष्ट्रपति चुनाव निपट जाए।